फिल्म की शुरुआत में हम दया नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जिसे अभी अभी जेल से रिहा किया गया है। यहाँ हम जानते हैं कि दया की माँ गांव में रहती है, लेकिन दया का अपना कोई स्थायी पता नहीं है। हालांकि वह कभी कभी अपनी माँ से मिलने गांव आता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहता। इसके बाद हम देखते हैं कि दया घूमते घूमते एक मंदिर के सामने आकर रुकता है। मंदिर के बगल में एक सुंदर तालाब है, जहाँ एक व्यक्ति मोबाइल पर गाना सुनते हुए बार बार गोता लगा रहा है। वह इतना गाने में डूबा हुआ है कि उसे अपने आसपास की किसी चीज का पता नहीं चलता। ठीक उसी समय जब वह व्यक्ति फिर से गोता लगाता है तो दया मौके का फायदा उठाता है और उसका फोन उठाकर पल भर में गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह थोड़ी दूर जाकर फोन का सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड निकाल कर फेंक देता है। यहाँ हम समझते हैं कि दया वास्तव में एक चोर है और शायद यही वजह थी कि वह जेल गया था। फोन चुराने के बाद दया एक गांव की बस में चढ़कर दूसरी जगह चला जाता है। वहाँ वह एक सुंदर समुद्र तट पर बैठता है और एक नया शिकार खोजने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कोई मौका नहीं मिलता है तो शाम हो जाती है और वह एक फिल्म देखना चाहता है। वह जल्दी से थिएटर में जाता है, टिकट खरीदता है और फिल्म देखने बैठता है, लेकिन फिल्म पसंद न आने पर वह निराश होकर बाहर आ जाता है। इस दौरान उसकी नजर पार्किंग में खड़ी एक बाइक पर पड़ती है, जिसकी चाबी अभी भी लगी हुई थी। मालिक की इस लापरवाही का फायदा उठाकर वह तुरंत बाइक चुरा लेता है। फिर वह बाइक पर नकली नंबर प्लेट लगा देता है ताकि कोई उसे पकड़ भी ले तो उसकी सही पहचान न हो सके। इस बाइक से दया नागरकोल नाम के एक गांव के लिए रवाना होता है। रास्ते में वह सोचता है कि अगर आज वह एक अच्छी चोरी कर सका तो एक हफ्ते का खर्च निकल जाएगा। गांव पहुंचने पर वह देखता है कि एक घर की सभी बत्तियां बंद है और कोई आवाज नहीं है। दया सोचता है कि घर में कोई नहीं है तो आज अच्छी चोरी होगी। वह चुपके से अंदर जाता है और अंधेरे में कमरों की तलाशी लेना शुरू कर देता है। अचानक वह एक कमरे में एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है जिसका नाम वेलन है। पहली नजर में दया चौंक जाता है, इतनी रात को यह आदमी जाग रहा है, फिर भी घर में कोई आवाज क्यों नहीं है। तभी वेलन दया को देखता है और कहता है, अरे कुमार, तुम आ गए। बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ मेरी हथकड़ियाँ खोल दो। यह सुनकर दया हैरान रह जाता है। वह सोचता है, यह बूढ़ा मुझे कुमार क्यों कह रहा है, या शायद वह उसे ठीक से नहीं देख पा रहा है। इस बार जब वह ध्यान से देखता है तो वह देखता है कि वेलन के हाथ बंधे हुए हैं। दया जल्दी से उसके पास जाता है और उसका मुंह दबाकर कहता है, चिल्लाओ मत, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वेलन सादगी से कहता है, अरे कुमार, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब दया उसे बताता है कि वह कुमार नहीं है। वेलन थोड़ा चिंतित होकर माफी मांगते हुए कहता है, बेटा, मुझे अल्जाइमर की बीमारी है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इसलिए तुम्हें देखकर लगा कि मेरा बेटा आ गया है। दया पूछता है, तुम अपने ही घर में क्यों बंधे हो, तुम्हारा बेटा कैसा है। तब वेलन बताता है कि बीमारी के कारण उसका बेटा उसे हमेशा इस कमरे में बांध कर रखता है ताकि वह बाहर भाग न जाए। हालांकि वेलन कहता है कि उसे इस तरह से कैद रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह दया से अनुरोध करता है कि उसके बेटे के आने से पहले वह उसकी हथकड़ी खोल दे, लेकिन उसका नाम दया होने के बावजूद वह दया नहीं दिखाता। इसके बजाय वह सोचता है कि चूंकि बूढ़ा बंधा हुआ है इसलिए चोरी के काम में कोई समस्या नहीं होगी। वह धमकी देते हुए कहता है, एकदम चुप रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर दया पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। बहुत देर तक तलाशी लेने के बाद वेलन कहता है, बेटा, तुम जितना चाहो खोज लो, यहाँ तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा बेटा घर में कोई पैसा नहीं रखता, वह सारा पैसा बैंक में जमा करता है। तब वेलन किसी भी तरह घर से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए उसने उसे एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल देते हो तो मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा। घर में कुछ भी न मिलने पर दया को यह डील अच्छी लगती है। वह पैसे मांगता है, लेकिन वेलन कहता है, मेरे पास यहाँ कोई नकद नहीं है, हमें एटीएम पर जाकर पैसे निकालने होंगे। दया सहमत हो जाता है और वेलन के हाथ खोल देता है। दोनों बाहर निकलते हैं। तभी वेलन कहता है, थोड़ा रुको, मैं अपना बैग ले लेता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों तक घर वापस नहीं जाना चाहता। फिर वे सीधे एटीएम की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ एक नई समस्या होती है। वेलन को अपना पिन नंबर याद नहीं आ रहा है। अल्जाइमर की बीमारी के कारण वह बार बार गलत पिन डालता है। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद वह सही पिन डालकर पैसे निकालता है, लेकिन पैसे निकालते समय दया बाहर खड़ा होकर उसके खाते का बैलेंस देख लेता है, जो लगभग 25 लाख
लाख रुपए था। यह देखकर दया के होश उड़ जाते हैं। तभी उसके दिमाग में एक नई योजना आती है। इस बूढ़े के पास तो बहुत पैसा है, अगर यह सारा पैसा मेरा हो जाए तो मुझे जीवन में फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। ठीक तभी वेलन समझौते के अनुसार उसे 25,000 रुपए देता है और जाने लगता है। लेकिन दया सोचता है कि किसी भी तरह से उसे रोकना होगा। वह पूछता है, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? वेलन कहता है, पास के गांव में मेरी बेटी का घर है, मैं वहीं जा रहा हूँ। दया कहता है, ठीक है, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा, इस रात आपको कोई ऑटो नहीं मिलेगा। वेलन सहमत हो जाता है और दया की बाइक पर बैठ जाता है। रास्ते में वेलन कहता है, अगर मैं अपनी बेटी के घर जाऊंगा तो मेरा बेटा कुमार वहाँ पहुँच जाएगा और मुझे वापस घर लाकर बांध देगा। दया सलाह देता है, तो वहाँ जाने के बजाय कहीं और जाइए जहाँ वह आपको कुछ दिनों तक न ढूंढ पाए। तब वेलन अपनी योजना बदलता है और कहता है, तिरुनमलई में मेरा एक दोस्त है, मैं वहीं जाऊंगा, बस मुझे वहाँ जाने वाली बस में चढ़ा दो। यह सुनकर दया हैरान रह जाता है। वह तो वेलन का पैसा हड़पने के लिए उसके साथ है। वह सोचता है कि पैसे पाने के लिए उसे तब तक वेलन के पास रहना होगा जब तक कि वे फिर से एटीएम पर न जा सके। इसलिए वह कहता है, अरे सर, मैं भी तो तिरुवनमलाई ही जा रहा हूँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? एक काम कीजिए, बस के टिकट के पैसे मुझे दे दीजिए, मैं उससे गाड़ी में पेट्रोल भरवा लूंगा, तो हम दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यह विचार वेलन को पसंद आता है। वह तुरंत दया की बाइक पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद दया कहता है, सर, पेट्रोल खत्म होने वाला है, अगर आप अभी पैसे दे दें तो हम पेट्रोल भरवा सकते हैं। वेलन बताता है कि उसके पास नकद पैसे नहीं है, सारा पैसा एटीएम में है। तब दया सोचता है कि पिछली बार उसने 25,000 निकाले थे, इसलिए बाकी पैसे निकालने के लिए उसे फिर से एटीएम जाना होगा, वहीं वह उसका पिन नंबर देख लेगा, इसीलिए उसने पेट्रोल का बहाना बनाया था। आखिरकार वे एटीएम पर पहुंचते हैं। दया कहता है, सर, आप यहीं रुकिए, मैं पैसे निकाल लाता हूँ, पिन बताइए। वेलन पिन बताने लगता है, लेकिन हर बार गलत होता है। अल्जाइमर की वजह से वेलन दया की सारी योजनाएं बर्बाद कर रहा था। रात बीत जाती है और आखिरकार दया को अपने ही पैसे से पेट्रोल भरवाना पड़ता है। सुबह वे एक होटल में नाश्ता करने जाते हैं। वहाँ दया के दिमाग में एक और नई योजना आती है। वह वेलन को एक छोटी डायरी देता है और कहता है, आप अपनी सभी जरूरी जानकारी इस डायरी में लिख लीजिए ताकि आप बार बार भूल न जाए। इस तरह वेलन बहुत ध्यान से अपनी सारी जानकारी लिखना शुरू कर देता है, अपना नाम, बेटी का नाम, बेटे का नाम, अपने घर का पता। तभी दया उससे कहता है, आप तो अपने एटीएम का पिन भी भूल जाते हैं, तो इसे भी लिख लीजिए, क्योंकि अब जब आप घर से बाहर रहेंगे तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पिन भूल गए तो एटीएम से पैसे कैसे निकालेंगे? तब वेलन अपना पिन नंबर भी लिख लेता है, लेकिन जो पिन वह लिखता है वह भी गलत होता है, यानी अब तक वह सही पिन याद नहीं कर पाया था। होटल से निकलने के बाद दया अचानक देखता है कि वेलन कहीं नहीं है। वह चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि वेलन एक बस में चढ़ रहा है, इसलिए दया तुरंत बस में चढ़ता है और कहता है, सर, आप बस में क्यों चढ़ गए? मैं तो पैदल चल रहा था, नीचे उतरिए, हमें जाना है। लेकिन देखा जाता है कि वेलन उसे अब तक भूल गया है। वह कहता है, बेटा, तुम कौन हो? दया कहता है, मैं दया हूँ। सर, वेलन कहता है, दया कौन है? मैं तुम्हें नहीं जानता। बस में बैठे लोग यह देखकर शक करते हैं। उन्हें लगता है कि दया शायद इस बूढ़े आदमी का जबरन अपहरण कर रहा है। तभी एक व्यक्ति कहता है, चलो इसे पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। लेकिन दया जल्दी से कहता है, अरे, इसकी जेब में एक डायरी है जिसमें मेरे बारे में लिखा है, ये अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित है, इसलिए मुझे भूल गए हैं। इतना कहकर वह डायरी निकालता है और सबको दिखाता है। वाकई डायरी में दया का नाम और फोन नंबर लिखा हुआ था, क्योंकि जब दया ने वेलन को डायरी में सारी जानकारी लिखने के लिए कहा था तो उसने अपनी जानकारी भी लिख ली थी। दया कहता है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो डायरी में दिए गए नंबर पर फोन करके देखिए। फोन करते ही दया का फोन बजने लगता है और यह देखकर वेलन को भी अचानक सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद दोनों फिर से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हाईवे पर गर्मी ज्यादा होने के कारण वेलन सुझाव देता है कि वे गांव के रास्ते से शॉर्टकट ले। रास्ते में दया की नजर एक बकरी वाले पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक और शरारत भरी तरकीब आती है। वह जानबूझकर अपनी बाइक से बकरी वाले को टक्कर मारता है। बकरी वाला चिल्लाता है, तुमने मेरी बकरी को मार दिया, अब तुम्हें हर्जाना देना होगा। दया कहता है, अरे चाचा, गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं,
आपकी बकरी ही गाड़ी के सामने आ गई थी। फिर भी मेरे पास 2000 रुपए हैं, ये लीजिए और हमें जाने दीजिए। लेकिन बकरी वाला जिद करता है और कहता है नहीं, 2000 नहीं, 3000 चाहिए। इस समय वेलन, जो चुप था, कहता है बेटा झगड़ा मत करो, उन्हें पैसे दे दो। दया कहता है चाचा मैं कैसे दूं, मेरे पास तो सिर्फ 2000 रुपए ही है। तभी वह वेलन से मदद मांगता है और फिर से उसका एटीएम कार्ड लेता है। इस बार वेलन उसे एक और पिन नंबर देता है। दया पास के एटीएम पर जाकर 3000 रुपए निकालने जाता है तो देखता है कि पिन सही है और पैसे भी निकल आते हैं। इससे दया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खुशी से वह उस खाते का बैलेंस चेक करता है और देखता है कि वहाँ सिर्फ 8000 रुपए हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह सोचने लगता है 25 लाख रुपए से अचानक 8000 रुपए कैसे हो गए। जब वह वापस आता है तो उसे एहसास होता है कि वेलन के पास वास्तव में 2 एटीएम कार्ड हैं और गलती से उसने वही कार्ड दिया था जिसमें कम पैसे थे। 25 लाख रुपए वाला असली कार्ड अभी भी वेलन के वॉलेट में है। इस बीच वेलन ने गांव वालों को बताया है कि दया उसका बेटा है और वह पुलिस में काम करता है। अभी वह छुट्टी पर है और वे घूमने निकले हैं। पुलिस का नाम सुनकर बकरी वाला डर जाता है और जब दया उसे पैसे देने जाता है तो वह लेने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह कहता है सर क्या मजाक कर रहे हैं, आपके पिता ने मुझे इतनी अच्छी दवा बताई है कि कल तक मेरी बकरी ठीक होकर दौड़ने लगेगी। इस छोटी मोटी टक्कर से कुछ नहीं होगा, आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति की बाइक दया ने चुराई थी वह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराता है। वह वास्तव में एक नेता का बेटा है, इसलिए पुलिस तुरंत जांच शुरू कर देती है। उधर रात में दया और वेलन एक गांव से गुजर रहे थे। वेलन कहता है कि वह गांव को पहचान रहा है। संभवतः उसका दोस्त सुब्रमण्यम यहाँ रहता है जो बिजली विभाग में काम करता है और जिसकी 3 बेटियां हैं। इसलिए अब वेलन दया से कहता है कि वह पास की दुकान पर जाकर सुब्रमण्यम के बारे में जानकारी ले ताकि आज रात वह उसके घर पर रह सके और फिर सुबह अपनी यात्रा जारी रख सके। यह सुनकर दया तुरंत पास की दुकान पर जाता है और पूछता है कि क्या इस गांव में सुब्रमण्यम नाम का कोई व्यक्ति है जो बिजली विभाग में काम करता है और जिसकी 3 बेटियां हैं। दुकानदार कहता है कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में श्रीनिवासन नाम का एक व्यक्ति जरूर काम करता है जिसकी 3 बेटियां हैं। दया आकर यह बात वेलन को बताता है। यह सुनकर वेलन थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन तब तक रात हो चुकी होती है, इसलिए वे दोनों गांव के एक होटल में रात बिताने का फैसला करते हैं। होटल पहुंचने पर वे फ्रेश होते हैं और शराब पीते हुए एक दूसरे के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। दया वेलन को अपनी माँ की चोर बनने से लेकर जेल में बिताए दिनों तक की सारी बातें बताता है। इस बीच वेलन भी अपने जीवन की कुछ घटनाएं साझा करता है। हालांकि अल्जाइमर की बीमारी के कारण उसे सब कुछ साफ साफ याद नहीं रहता। उसे जो कुछ भी याद आता है वही वह बता पाता है। बाद में देखा जाता है कि शराब पीने के बाद दया एक तरफ जाकर अपने दोस्त गणेश को फोन करता है और उसे बताता है कि उसे एक बूढ़ा आदमी मिला है जिसके पास 25 लाख रुपए के खाते का एटीएम कार्ड है, लेकिन समस्या यह है कि बूढ़ा व्यक्ति पिन भूल गया है। यह सुनकर गणेश उत्साहित हो जाता है और कहता है लगता है तुमने कोई बड़ा हाथ मारा है। अब एक काम करो, कार्ड की फोटो खींचकर मुझे भेजो, मैं तुरंत एक डुप्लीकेट बनवा कर तुम्हें भेज दूंगा। तब तक तुम उसे व्यस्त रखो। रात में जब वेलन सो जाता है तो दया चुपके से कार्ड की फोटो खींचकर गणेश को भेज देता है। सुबह वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में वेलन फिर से भ्रमित हो जाता है और दया से पूछता है बेटा तुम कौन हो, हम कहाँ जा रहे हैं। दया को फिर से सब कुछ समझाना पड़ता है। इस समय अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और वे एक मैकेनिक की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ गणेश फोन करके बताता है कि उसने 2 लड़कों को भेजा है जिनके पास डुप्लीकेट कार्ड है। दया उन्हें लोकेशन देता है। वे कार्ड देकर चले जाते हैं, लेकिन जब दया वापस आता है तो वह देखता है कि वेलन स्थानीय लोगों के साथ झगड़ा कर रहा है। दरअसल कुछ देर पहले वे कैरम खेल रहे थे और उन्होंने
उन्होंने बाजी लगाई थी। वेलन बाजी हार जाता है, जिसके कारण उसे 10,000 रुपए देने होते हैं। दया लोगों से बहस करता है कि तुमने इस बूढ़े आदमी को जरूर ठगा है, क्योंकि उसकी याददाश्त कमजोर है। लेकिन वेलन कहता है, नहीं बेटा, उन्होंने मुझे नहीं ठगा है, मैं सच में हार गया हूँ। इसके बाद वेलन पैसे देता है और दया को वहाँ से जाने के लिए कहता है। आखिर में वे एक आश्रम पहुँचते हैं, जहाँ वेलन का एक दोस्त रहता है। दोस्त उसे देखकर बहुत खुश होता है। जब वेलन वॉशरूम में जाता है तो दया उसके दोस्त से वेलन के बारे में पूछता है। दोस्त बताता है वेलन की कोई संतान नहीं है, न कोई बेटी न कोई बेटा, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी बहुत पहले मर चुकी है। दोस्त आगे कहता है, मेरे बेटे का नाम कुमार है। वेलन ने उसे अपने बेटे के रूप में पाला है और मेरी बेटी का घर भी पास में है। अगर तुम चाहो तो तुम वेलन को वहाँ ले जा सकते हो। लेकिन दया का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। कार्ड उसके हाथ में आ गया था, लेकिन बाकी काम अभी भी बाकी था। इसलिए वह वेलन के पास जाता है और कहता है, चलिए सर, हम यहाँ से चलते हैं। वेलन कहता है, अरे दया, हम इतनी दूर तिरुवनमलाई आए हैं, मंदिर दर्शन करके जाते हैं। मेरा बेटा तो मुझे कहीं नहीं ले जाता, तुम ही ठीक हो। दया सहमत हो जाता है। वे मंदिर दर्शन करने के बाद गेस्ट रूम में रहते हैं। मंदिर में बैठे वेलन दया से कहता है, इस गाँव में मेरा बचपन का दोस्त श्रीधर रहता है। हमारी किशोरावस्था में झगड़ा हुआ था, इसलिए हमने बात करना बंद कर दिया था। अब वह एक बड़ा व्यापारी है, उसका कपड़ों का शॉपिंग मॉल है, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उससे कैसे मिलूं। वेलन दया से पूछता है, क्या तुम उसका नंबर ला सकते हो? दया तब आत्मविश्वास से कहता है, अरे सर, यह तो एक चुटकी का काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि दया श्रीधर के शॉपिंग मॉल में जाकर कुछ पैसे देकर अच्छे कपड़े खरीदता है और कर्मचारियों से बात करके बुद्धिमानी से श्रीधर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैं श्रीधर का दोस्त हूँ, अभी अभी वह मुझसे फोन पर बात कर रहा था, लेकिन अचानक मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया उसका नंबर डायल करके मुझे दे दीजिए। इस तरह वह श्रीधर का फोन नंबर हासिल करके वेलन के पास आता है। यह देखकर वेलन उसकी तारीफ करता है और कहता है, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, चलो अब मैं उसे बाद में फोन करूँगा। यहाँ से दृश्य बदल जाता है और हम फरीदा नाम की एक महिला पुलिस अधिकारी को अपनी टीम के साथ एक घर के पास एक हत्या के मामले की जांच करते हुए देखते हैं, जो वास्तव में वेलन का घर था, जहां से दया वेलन को उस रात ले गया था। इस बीच फरीदा को पता चलता है कि पिछले 2 दिनों में 3 और हत्याएं हुई हैं, एक इस घर में, दूसरी एक और गांव में और तीसरी तिरुवनमलाई में। फिर हम देखते हैं कि कल वेलन दया से अपने दोस्त श्रीधर के बारे में बात कर रहा था और आज उस श्रीधर का शव एक पुल के नीचे मिला है। फरीदा को पता चलता है कि पीड़ित का सिम नंबर अभी भी सक्रिय है, यानी अपराधी अभी भी यात्रा कर रहा है। दूसरी तरफ दया और वेलन अपनी यात्रा जारी रखते हैं। दया कहता है कि अगले गांव में उसके एक दोस्त गणेश का घर है और वहां एक त्योहार चल रहा है, इसलिए वे वहां से होकर जाएंगे। रात तक वे गणेश के गांव पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यह वास्तव में दया और गणेश की योजना थी ताकि वे एक साथ अगला कदम तय कर सकें। लेकिन गणेश दया से कहता है, सही पिन नंबर खोजने में बहुत समय लगेगा और तब तक तुम इस बूढ़े को कहाँ घुमाओगे, इसलिए अब तुम्हें ही इस बूढ़े से सही पिन निकलवाना होगा। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। वेलन एक खास तरह की दवा शराब में मिलाता है और दया और गणेश को इसे पीने के लिए आमंत्रित करता है। वे तीनों एक साथ शराब पीते हैं और त्योहार का आनंद लेते हैं। दवा के कारण दया और गणेश सो जाते हैं तो वेलन अच्छी तरह से तैयार होकर शिवा सेल्वम नाम के एक शिक्षक को फोन करता है और उसे कहीं मिलने के लिए कहता है। शिवा पूछता है, तुम कौन हो, मैं तुमसे क्यों मिलूं? वेलन कहता है, तुम्हें मधुलिका याद है ना? यह नाम सुनकर शिवा चौंक जाता है और पूछता है, तुम उस लड़की के बारे में कैसे जानते हो? तब वेलन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने उस लड़की के साथ क्या किया है। अगर तुम मुझसे नहीं मिलते हो तो मैं मधुलिका और तुम्हारा वीडियो तुम्हारी पत्नी को भेज दूंगा। डर के मारे शिवा वेलन से मिलने एक स्कूल के पास आता है। वहाँ वेलन उसे बेरहमी से पीट कर मार डालता है। यहाँ सच सामने आता है कि शिवा ने अपनी छात्रा मधुलिका के साथ बदसलूकी की थी और उसका वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करता था। इसके बाद वह मधुलिका को दूसरी लड़कियों से भी मिलवाने के लिए मजबूर करता था। कई लड़कियां शिवा का शिकार हुई थी। हम जानते हैं कि पहले हुई 3 हत्याएं उन तीनों ने भी ऐसी ही छोटी लड़कियों के साथ गलत काम किया था। यही कारण है कि वेलन गांव-गांव घूम
कर उन्हें ढूंढ कर मार रहा है। इस बीच पुलिस IMI नंबर को ट्रैक करके वेलन की लोकेशन का पता लगा लेती है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वेलन शिवा को मारकर वहां से चला जाता है। वेलन हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे रहता था, क्योंकि वह कोई सबूत नहीं छोड़ता था। हर हत्या के बाद वह उस पीड़ित का फोन इस्तेमाल करता था और बाद में उसे फेंक देता था। सुबह होने पर देखा जाता है कि वेलन कहीं घायल होकर पड़ा है। जब दया और गणेश उससे पूछते हैं तो वह एक झूठी कहानी बनाता है। रात में कोई आया और उसने मुझे मारपीट कर फोन छीन लिया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। दया उसका प्राथमिक उपचार करता है और उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है। बाद में दया वेलन को अपने गांव से बाहर निकालता है। वहाँ वेलन देखता है कि दया की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश नहीं है, बल्कि वह पूछती है इस बार कोई बड़ा काम करके आया है, यानी वह दया की चोरी करने की आदत के बारे में जानती थी। दया अपनी माँ से कहता है इनका नाम वेलन है, ये भूलने की बीमारी से पीड़ित है, रास्ते में मुझसे मिले थे, इसलिए मैं इन्हें इनके रिश्तेदार के घर पहुँचाने जा रहा हूँ। इस समय वेलन दीवार पर लगी दया के माता पिता की शादी की तस्वीर को देखता रहता है। दया की माँ हैरान होकर पूछती है यह मेरी शादी की तस्वीर है, लेकिन आप इसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सर, वेलन भावुक होकर कहता है तस्वीर के नीचे 17 अप्रैल लिखा देखकर कुछ याद आ गया। मेरी भी शादी इसी तारीख को हुई थी और उसी दिन मेरी पत्नी का जन्मदिन भी था। मेरी पत्नी ने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन आज वह इस दुनिया में नहीं है, इसलिए यह बात याद आ गई। यह कहते ही वेलन बहुत भावुक हो जाता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। देखा जाता है कि वेलन की पत्नी एक मनोवैज्ञानिक थी और एक छोटे NGO में लड़कियों को काउंसलिंग देती थी। एक दिन मधुलिका नाम की एक स्कूल छात्रा उनके पास आती है और बताती है कि शिक्षक शिवा उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। वेलन की पत्नी उसे काउंसलिंग देती है, लेकिन मधुलिका अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी और इसी वजह से एक दिन वह आत्महत्या कर लेती है। मधुलिका की मौत का वेलन की पत्नी पर भी गहरा असर पड़ता है। वह डिप्रेशन में चली जाती है और धीरे धीरे यह डिप्रेशन और भी बढ़ जाता है। इसलिए इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए वह उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करती है जिन्होंने मधुलिका पर अत्याचार किया था, लेकिन इस दौरान वह अल्जाइमर रोग से पीड़ित हो जाती है और जरूरी बातें भूलने लगती है। इस वजह से वह अदालत में ठीक से गवाही नहीं दे पाती। समय के साथ यह बीमारी और भी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि एक समय वह वेलन को भी नहीं पहचान पाती। एक दिन वह अपना सारा बयान एक डायरी में लिखकर वेलन को देती है और कहती है अगर मधुलिका को न्याय नहीं मिलता है तो तुम उन राक्षसों को सजा दोगे। सब कुछ इस डायरी में लिखा है। अगले दिन वेलन घर लौट कर देखता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। तभी से वह अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए डायरी में लिखे सभी अपराधियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। इस तरह अब सिर्फ एक ही बचा है जिसका नाम अरुण है। यह अरुण वास्तव में किशोरों का अपहरण करके मानव तस्करी में शामिल है। वर्तमान समय में वेलन दया से कहता है तुम इतने दिनों बाद घर लौटे हो, इसलिए तुम यहीं रुको, मैं खुद चला जाऊंगा। और हाँ, चोरी-चकारी छोड़ दो, अपनी माँ को खुश रखो। दया कहता है ठीक है सर, लेकिन फिलहाल मैं खुद आपको गांव पहुँचा दूंगा। तभी अचानक दया की माँ का फोन आता है और वह कहती है घर में 10 लाख रुपए का चेक है, यह कहाँ से आया? दया हैरान होकर वेलन से पूछता है सर, क्या आप वह चेक छोड़ गए थे? वेलन हंसते हुए कहता है मेरी तो कोई संतान नहीं है, इतने पैसे का मैं क्या करूँगा? जब तुमने कहा है कि तुम चोरी छोड़ दोगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों से कोई अच्छा काम शुरू करो। यह सुनकर दया भावुक हो जाता है। एक आदमी उसके लिए इतना सोच रहा है जबकि वह अभी भी उसके पैसों के लालच में है, लेकिन कहते हैं ना, पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। इसलिए दया के मन में अभी भी लालच रहता है। हालांकि वह वेलन के लिए थोड़ा दुविधा में भी पड़ जाता है कि वह उसके साथ विश्वासघात करेगा या नहीं। बाद में वे एक होटल में रहते हैं। दरअसल वेलन वहां अपने आखिरी शिकार अरुण को मारने आया था। वह वॉशरूम में जाकर शिवा का फोन चालू करता है और अरुण को मैसेज करता है कि वह शहर में है और उसे एक लड़की की जरूरत है। वह पूछता है कि वे कहाँ मिल सकते हैं। उसी समय एक डिलीवरी बॉय खाना देने आता है। पैसे देने के लिए दया वेलन का वॉलेट खोलता है, लेकिन उसमें से कई सिम कार्ड गिर जाते हैं। दया तब भाग हो जाता है और वेलन पर संदेह करता है। वह अपने फोन को वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में रखकर वॉशरूम में जाता है ताकि वेलन की हरकतें रिकॉर्ड हो सकें। वापस आकर वह देखता है कि वेलन ने अपनी शराब के गिलास में नींद
नींद की दवा मिलाई है। तब वह समझ जाता है कि क्यों हर रात शराब पीने के बाद वह अचानक सो जाता था। बाद में जब वेलन बाथरूम में जाता है तो दया उसका फोन चेक करता है और अरुण को भेजे गए रिकॉर्डिंग को सुनता है, जहां वेलन कह रहा है एक लड़की की जरूरत है। यह सुनकर दया सोचता है, मैंने इतने दिनों तक उसे एक अच्छा इंसान समझा था, जबकि वह मुझसे भी ज्यादा नीच है। तब उसका भ्रम टूट जाता है और वह फिर से वेलन के पैसे हड़पने का फैसला करता है। बाद में जब वेलन अरुण से मिलने जाता है तो दया उसका पीछा करता है। वेलन इंतजार करता है लेकिन अरुण नहीं आता, इसलिए वह वापस आ जाता है। सुबह दया अपने दोस्त गणेश को बुलाता है और कहता है, मैंने इस आदमी को एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन उसे तो कोई बीमारी ही नहीं है, बल्कि वह छोटी लड़कियों की जिंदगी से खेल रहा है। यह सब सुनकर गणेश कहता है कि वे वेलन को अपने गेस्ट हाउस ले जाएंगे और वहीं उसका हिसाब किताब करेंगे। दया वेलन के पास आकर कहता है, सर आप गणेश के साथ उसके गेस्ट हाउस चलिए, मैं थोड़ा खाकर आता हूँ। वेलन सहमत हो जाता है और गणेश की गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि दया आ रहा है या नहीं, लेकिन दया नहीं है। गणेश उसे दिलासा देता है कि दया आएगा। इसके बाद वेलन गणेश की गाड़ी में एक छोटी चाबी की रिंग देखता है जो उसने पहले अरुण के व्हाट्सएप टीवी पर देखी थी। सुनिश्चित होने के लिए वेलन शिवा के फोन से अरुण को कॉल करता है और हैरान होकर देखता है कि कॉल गणेश के फोन पर लग रही है, यानी गणेश का दूसरा नाम अरुण है। गणेश हंसते हुए कहता है, बूढ़े तुमने मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया, तुम मुझे मारने आए थे, लेकिन मैं तुम्हें अब मारने के लिए यहाँ लाया हूँ। वेलन कहता है, अगर दया को तुम्हारा असली चेहरा पता चला तो तुम जानते हो वह तुम्हारा क्या हाल करेगा। गणेश जवाब देता है, दया को तो पता ही नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, वह तो सिर्फ छोटी मोटी चोरी करता है। अब वह सोचता है कि तुम छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हो और उसकी नजरों में तुम ही हत्यारे हो। खुद सोचो वह तुम्हारा क्या करेगा। यह सुनकर वेलन स्तब्ध रह जाता है। इसके बाद अरुण उर्फ गणेश उसे बेरहमी से मारता पीटता है, उसके हाथ पैर बांध देता है और दया का इंतजार करने लगता है, लेकिन दया आकर अचानक वेलन के हाथ पैर खोल देता है, जिसे देखकर गणेश हैरान रह जाता है। दरअसल हुआ यह था कि जब गणेश ने गाड़ी रोकी थी तब वेलन ने दया को कॉल करके उसे चालू रखा था ताकि दया उनकी सारी बातें सुन सके। गणेश की असली पहचान जानने के बाद दया और गणेश के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। अंत में वेलन गणेश को मार डालता है और इसके तुरंत बाद पुलिस आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में वेलन जज को बताता है कि उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जिन्होंने छोटी लड़कियों पर अत्याचार किया था। जज कहते हैं, भले ही तुमने अपराधियों को मारा हो, फिर भी तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है। अदालत मामले का फैसला बाद में सुनाने का कहकर उन्हें पुलिस हिरासत में भेज देती है। अदालत से बाहर निकलकर महिला पुलिस अधिकारी फरीदा उन्हें मिठाई खिलाती है, क्योंकि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। जिन लड़कियों पर अत्याचार हुआ था उनके माता पिता आकर वेलन को धन्यवाद देते हैं। यहाँ हमें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि जब वेलन गणेश को मारने जा रहा था तो बीच में दया आकर गणेश को मार देता है, लेकिन अदालत में वेलन सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है। जेल जाते समय दया पूछता है, आपने यह दोष अपने ऊपर क्यों लिया? वेलन जवाब देता है, मेरे जीवन का लक्ष्य उन लोगों को मारना था जो अब पूरा हो चुका है, लेकिन तुम्हारा जीवन तो अभी शुरू हुआ है। तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है, इसलिए मैं तुम्हें इस मामले से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। यह सुनकर दया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक दया को याद आता है और वह पूछता है, उस रात आप उस घर में क्या कर रहे थे? वेलन कहता है, मैं उस घर में किसी को मारने गया था, लेकिन उसने उल्टा मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे हाथ पैर बांध दिए, फिर भी मैंने उसे मार डाला और लाश को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। ठीक उसी समय तुम अंदर आ गए थे, इसलिए मैंने भूलने का नाटक किया था। इस तरह दया के सामने पूरी सच्चाई आ जाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।